आपका स्वागत है मौत का पर्स पार्ट 6 में। अगर आपने इस कहानी के पिछले 5 पार्ट नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर सुन लीजिए ताकि आज की कहानी आपको पूरी तरह समझ आ सके, क्योंकि इस कहानी में हर घटना का संबंध पिछली घटना से जुड़ा हुआ है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ना, कौन पुलिस के चक्कर में पड़े? भगवान जाने वो लोग कौन थे, उनका कुछ होगा भी कि नहीं, पर रायता हर जगह फैल जाएगा। बार बार अपने पिता और बेटी, छोटी बहन का झगड़ा देखकर अनामिका भी थक चुकी थी। उसने कोमल को मना कर दिया कि कोई पुलिस केस नहीं करेगी, जो चल रहा है चलता रहे। उसके पिता बदनामी के डर से इतने आतंकित थे कि कुछ दिनों के लिए घर में कामवाली बाई और मिलने जुलने वाले लोगों का आना ही बंद करा दिया गया था। एक सुबह साफ सफाई करते समय सोफे के नीचे से कोमल को एक बटुआ मिला जिसमें एक विजिटिंग कार्ड था। वो किसी प्रतिश का था। वो समझ गई कि वो उन्हीं हैवानों में से एक था। उसे सोशल साइट्स पर खंगालने के बाद उसके 2 और चमचे भी मिल गए और अनामिका ने बताया कि ये तीनों उस रात बेग पहुंचाने आए थे। कोमल चिंतित थी। वो लड़के वाकई बहुत बड़े संपन्न परिवारों से थे। उनसे भिड़ना आसान नहीं था। उस हादसे को 1 हफ्ता बीत चुका था। एक शाम अनामिका छत पर उदास बैठी यूं ही खाली सड़क को घूरे जा रही थी। तभी उसके घर के ठीक सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी और खिड़कियों के कांच नीचे हुए और 2 मक्कार चेहरे उसे घूरने लगे। अनामिका डर गई। उसने प्रतिश और अंकित को अपने हमलावरों के रूप में साफ पहचाना था। अंकित उसे मुंह पर उंगली रखते हुए कुछ इशारा करने लगा, जिसका साफ मतलब था कि वो उसे मुंह बंद रखने को धमका रहा था। फिर उसने एक उंगली गले पर फेरते हुए एक खतरनाक इशारा किया, जिससे अनामिका बुरी तरह दहल गई। वो घबरा उठी और जल्दी से वापस जाने को मुड़ी और सीधा कोमल से टकरा गई। वो पीछे ही खड़ी थी और वो जाहिल हरकतें देख भी रही थी। वो उन्हें घूरती रही जब तक कि वो वहां से चले नहीं गए। वो अपनी बहन को तसल्ली दे रही थी। वो शांत हो गई थी, पर उन बदमाशों के उस हरकत ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। अंततः बिना किसी से पूछे कोमल ने शिकायत दर्ज करा ही दी और पुलिस को वीडियो भी दिखाया, जो छत पर खड़े होकर चुपके से बनाया था, जब वो लफंगे उसकी बहन को धमका रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करने में बहुत आनाकानी की, पर वीडियो के शकल में उन्हें अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा सबूत था। एक दिन पुलिस स्टेशन से उसी संबंध में फोन आया जो अनामिका के पिता ने सुना, और वो आग बबूला हो गया। कोमल ने कोई परवाह नहीं की। वो जमकर अपने पिता से बहस की। उसने कहा कि वो सिर्फ अपनी बेटी को बोझ समझते हैं और जल्द से जल्द उसकी शादी करके उससे छुटकारा चाहते हैं। उन्हें उसके घायल मन की कोई परवाह ही नहीं है। अनामिका अपने कमरे में बैठी अपने पिता और कोमल के झगड़े की आवाज सुन रही थी और रो रही थी। सच था कि वो उन बदमाशों को मन से सजा दिलवाना चाहती थी, पर हमारे देश के कायदे कानून बस किताबों में ही सबके लिए समान है। हकीकत में वो अपराधियों के सामाजिक रुतबे और पहुंच पकड़ पर निर्भर करते हैं कि अपराधी कानून के सिकंजे में फंसेगा या उनकी धज्जियां उड़ाता चलता बनेगा। ये लोग अब चुप क्यों नहीं हो जाते? अनामिका खींचती हुई सोचने लगी। लड़ने में इतने गुम है कि ये भी होश नहीं कि बाहर कोई आया है। अनामिका पर किसी के आने की सूरत में बाहरी दरवाजा खोलने की पाबंदी थी। कहीं कोई उसे इस हालत में देख न ले। अब उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वो उठी और अपने कमरे से बाहर आ गई। चाहती क्या हो तुम? सबको पता चल जाए, जुलूस निकल जाए हमारी इज्जत का। अरे कौन मानेगा कि उन लड़कों ने उसके साथ कुछ नहीं किया? एक बंद दरवाजे के पीछे से उसके पिता का स्वर उबला, कोमल, अरे शादी टूट जाएगी उसकी। आप दोनों का न कुछ नहीं हो सकता। अरे दी की हालत तो देखिए। शादी की पड़ी है मम्मी को और इज्जत की पड़ी है आपको। अरे हम लड़ेंगे, हिम्मत करेंगे, तब तो नॉर्मल हो पाएगी ना? कोमल चिल्लाई। बाहर खड़ी अनामिका ने अपने पिता की बात सुनी और उसका मन हुआ कि अभी घर का दरवाजा खुले और भागने लगे। भागती रहे, बस भागती रहे। तभी फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई।
और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उससे अच्छा लग रहा था कि वो अपने पिता की बात नहीं मान रही और किसी बाहरी के लिए दरवाजा खोलने जा रही है। पर उसे क्या पता था कि वो बाहरी खास उसके लिए ही आया था। उसने दरवाजा खोला और कोमल ने कसकर आंखें भींच ली। वो सब याद करना किसी पुराने घाव के हरे हो जाने जैसा था। विवेक सामने खड़ा उसे घूरता रहा। वो भी विचलित लग रहा था। अब तक सुना था कि एसिड अटैक्स होते हैं। उस रात पहली बार अपनी आंखों से देखा। वो हमला असल में मेरे लिए था। मैंने ही पुलिस कंप्लेंट फाइल कराई थी, उन हरामजादों, अमीर जादों के खिलाफ। ऐसा करने से पहले वो घर पर वॉच कर रहे थे और जानते थे कि बाहरी दरवाजा में ही खोला करती थी। पर उस रात हम अपने बहस में उलझे रहे और दी, उसने आंखें पोंछी। वो चिल्ला रही थी। ऐसी चीख तो पहले कभी नहीं सुनी थी। हम सबको पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसका चेहरा ऊपर हुआ तो वो शून्य में घूर रही थी, जैसे अभी अपनी बेहन को देख पा रही हो। मेरी आंखों के सामने उसके चेहरे की स्किन गल-गल कर नीचे गिरने लगी थी। विवेक बेचैनी से कसमसाया। उसने वो सब महसूस किया था। वो कोमल का दर्द भी समझ सकता था। हमने पानी डाला उसके चेहरे पर, तब तक एसिड अपना काम कर चुका था। वो बहुत जल चुकी थी। हम हॉस्पिटल भागे। कोई पेन किलर असर नहीं कर रहा था। सारी रात चीखती रही वो। अभी याद आता है तो लगता है कि काश उसके जगह मैं होती। वो फिर रोने लगी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। नली सिकुड़ गई थी। एक आंख भी गलकर बह चुकी थी। कान भी खराब हो चुका था। वो बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर कहते थे उसकी आवाज वापस आ जाएगी, पर समय लगेगा। समय? हां, क्या दिक्कत थी? अब तो समय ही समय था ना उसके पास। करना क्या था? मैं जब उसका चेहरा देखती 1000 बार मरती। मैं पूछती हूं, दुनिया का ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी सजा इतनी भयानक भी हो सकती है? वो घर लौट आई। सबको लगा अब बस इलाज ही करवाना है। असल दर्द तो वो झेल चुकी थी। मगर कहा, उन शैतानों ने तो एक ही बार एसिड फेंका था उसके चेहरे पर। अभी बाकियों का एसिड फेंकना बचा था। उसके दुखते मन पर, जिंदगी पर, और तो और उसके करैक्टर पर। दीप बहुत सुंदर थी ना, तो आसपास के सारे जलन के मारों ने बिना कुछ जाने समझे ये मान लिया कि गलती उसी की रही होगी। होगा कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर। और क्या, पहले लड़कों का दिमाग खराब करो, फिर उनसे गलती हो जाए तो रोना रो बैठो। बहुत हीरोइन बनी फिरती थी। जरूर उसने ही कुछ किया होगा, वरना और भी तो लड़कियां हैं। इसी के साथ क्यों हुआ? सभी इसी तरह की बातें कर सकते थे। कुछ लड़के जिन्हें उसने शादी से मना कर दिया था, कुछ आंटियां जिनकी खुद की इकोनॉमी साइज की लड़कियों का रिश्ते नहीं होते थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त हमदर्द होने का ड्रामा करते लोग। ये सभी अपने मुंह में एसिड भरकर ही घूमते थे ताकि मौका पड़ने पर उगल सके। वो घर में ही बंद रहती। अगर गलती से कभी छत पर या खिड़की पर बैठती तो घर के सामने उल्लुओं की तरह झांकने वालों का मजमा लग जाता। ओह बेचारी, इतनी उम्र में क्या हो गया? आंख फूटी है, दिखता नहीं क्या हो गया। इतना मन गीला हो रहा है तो कुछ मदद ही कर दो बेचारी की। मगर नहीं, मजाल है एक हाथ भी उठा हो मदद के लिए। कभी कोई बच्चा उससे देख ले तो चिल्ला कर भाग जाता था। एक बार बाजार से घर लौट रही थी तो एक घर के बाहर से एक औरत की आवाज सुनी जो अपने बच्चे को डपट रही थी। चुपचाप दूध पीता है कि अभी बुलाऊं अनामिका दीदी को। देखा, मेरी बहन अब बच्चों को डराने का एक जरिया थी। उसने फिर अपना चेहरा पोंछा और सुबकने लगी। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। क्या बोलता वो? शायद पहली बार वो ये सब किसी को बता रही थी। पूरा ऑफिस उसकी परिपक्वता का लोहा मानता था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इन सब के पीछे क्या क्या छुपा हुआ था? एक के बाद एक कई सर्जरीज हुई उसकी। ज्यादातर तो स्किन ग्राफ्टिंग की ही थी।
सरकार के तरफ से 2 लाख की मदद का प्रावधान था। वो भी मिले पर तमाम कागजी कार्यवाही के बाद 1.5 साल में सब कुछ झोंक दिया हमने उसके इलाज में। उस घर को छोड़कर हमारा जो भी था सब बिक गया, पर अभी और भी जरूरत थी। पापा इतना तनाव झेल नहीं सके और अब उन्हें खुद से नफरत होती थी कि वो कुछ नहीं कर पाए थे। एक रात वो दी के शरहाने से उठकर अपने कमरे में गए तो अगली सुबह नहीं उठे। आज भी सब यही जानते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। मैंने किसी को बताया ही नहीं कि उन्होंने नींद की गोलियां खा ली थी। वो रोने लगी। मम्मी तो वैसे ही कमजोर थी। पहले अनामिका की वो हालत, फिर पापा का इस तरह जाना। वो भी चली गई हमें छोड़कर। पापा के एक दोस्त ने मेरी नौकरी लगवा दी, जिसके साथ ही मैंने पढ़ाई पूरी की। मेरा बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसे जोड़ सकूं उसके इलाज के लिए। पर उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। बस लिक्विड डाइट पर थी। चबाया नहीं जाता था उससे। 9 बजे के बाद की धूप बर्दाश्त न थी। कई बार वो रात में चुपके से रोती और दर्द से कराहने लगती। उसके वो आंखें भी दुखती थी। पसीना, धूल, धुआं, सबसे बचना होता था उसे। एक तो पुराना जख्म, ऊपर से इतने सारे ऑपरेशन। मेरे मन में फिर से गुस्सा खौलने लगा। वो इतना कुछ भुगत रही थी और उसके गुनहगार अब भी अय्याशिया करते फिरते थे। उन्हें क्या फर्क पड़ता था कि किसी की जिंदगी किस तरह नरक कर डाली थी उन सब ने। मुझे इंसाफ चाहिए था। मैं घुट कर नहीं रह सकती थी, पर जानती थी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। हमारे यहां सरकार रेप को लेकर तो बड़ी सेंसिटिव है, लेकिन एसिड फेंकने वालों पर अभी कोई सख्त कानून नहीं। पता नहीं कोई इसकी गंभीरता से क्यों नहीं समझता। एसिड विक्टिम अपनी डेली लाइफ में जो भुगतता है वो वही जान सकता है, शरीर से भी और दिमाग से भी। एक पिंपल तक हो जाता है चेहरे पर तो लोग घर सर पर उठा लेते हैं। उसका क्या, जिसका पूरा चेहरा ही जल गया। सारी जिंदगी के लिए आईने से नफरत हो गई। एक दिन कुछ काम कर रही थी किचन में, जब मेरे हाथ पर कुछ बूंदे गरम तेल की पड़ गई थी और मैं सिहर उठी थी ये सोचकर कि उस रात दी पर क्या बीती होगी। नहीं, सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी और मैं रात दिन कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती। और तब मुझे किसी ने बताया काली के बारे में। काली? विवेक ने पूछा। हाँ, काली। उसके बारे में लोग यही जानते थे कि वो गैर कानूनी ढंग से पैसे लेकर लोगों के अबॉर्शन कराने वाली एक बाई थी। पर जो उसे और ज्यादा जानते थे, उन्हें पता था कि वो बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक थी और वो अजन्मे बच्चों के शरीर पर तंत्र प्रयोग करके दोषियों को सजा दिया करती थी। वो बच्चे गिराने जैसा पाप जो करते थे। ओह, विवेक बोला। हाँ, उसके संभावित ठिकानों पर बहुत ढूंढा मैंने उसे। बहुत भटकी, पर वो छिपकर रहती थी। मैंने सुना है कई बार पुलिस के फेर में भी पड़ चुकी थी। शायद इसलिए ऐसे ही एक दिन घर लौटी तो चिराग को वहां पाया। चिराग? विवेक ने पूछा। कॉलेज में मेरे साथ था, मुझे पसंद करता था, अपनी फीलिंग्स छिपाता तक नहीं था। वो इस मुश्किल में मेरी मदद करना चाहता था। मदद? हाँ, जब दी एडमिट थी तब नहीं आया। मम्मी पापा दोनों चले गए, वो तब भी गायब था। अब आया था मदद करने, या यूं कहो शादी करने। वाट नॉनसेंस। तब तुम शादी कैसे करती? अनामिका का क्या होता? विवेक बोला। और कोमल उसे देखने लगी। ऐसे ही थोड़ी वो उसे पसंद करती थी। उसे लगा कि वो मेरी मजबूरियों का फायदा उठा सकता है। आखिर कौन था मेरा, एक लाचार बहन के सिवा? और जोर जोर से कहने लगा कि दी मेरी किस्मत में रोड़ा है, मेरी जिंदगी का ग्रहण है। मैं उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं। और मैंने उसे भगा दिया वहां से। पर मुझे नहीं पता था कि दी ये सब सुन रही थी। उस रात खाने पर उसने मुझे बार बार समझाया कि मैं चिराग से शादी कर लूं। वो अपना ध्यान रख लेगी। उसकी हालत मैं समझ सकती थी। पहले जो कुछ भी हुआ,
घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, मम्मी पापा का जाना, इन सब के लिए वो खुद को दोषी मान रही थी। अब उसे लग रहा था कि कहीं उसके वजह से मेरी जिंदगी भी जाम होकर न रह जाए। कुछ समय बीत गया। मां के कुछ ज्वेलरी बेचकर और कुछ अपनी सेविंग्स मिलाकर मैं उसे दोबारा एडमिट कराने की तैयारी करने लगी। इसी सिलसिले में हॉस्पिटल गई थी और जब शाम को लौटी, वो जा चुकी थी। खत्म कर लिया था उसने खुद को, मेरे लिए, ताकि मैं आजाद होकर अपनी जिंदगी जी पाऊं। वो घुटनों में सर छिपाकर रोने लगी और अब विवेक उसके बगल में बैठा उसे शांत कराने लगा। वो भी विक्षिप्तों की तरह अपनी बहन के शरीर के पास बैठे रही। ये क्या कर डाला दी, एक बार भी नहीं सोचा कि छोटी कैसे अकेले रहेगी। पहले पापा, फिर मम्मी, अब तुम। कितनी अकेली हो चुकी हूं मैं, कुछ न कर पाई। सब निकल गया मेरे हाथ से। वो बहुत देर तक विचारहीन होकर बैठी रही। आधी रात होने को आई जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, पर बड़े ही आहिस्ता से। कौन हो सकता है इस वक्त, और उसे वो हमला याद आया। देख लूंगी। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सच तो ये था कि अब उसके मन से डर पूरी तरह जा चुका था, पर यह उसका वहम था। दरवाजा खोलते ही उसकी घिघी बंद गई। हे भगवान, क्या ये कोई भूत है? एक अजीब सी औरत चौखट पर खड़ी थी। काले कपड़ों में, उलझे हुए तार की शक्ल में बाल, चपटा चेहरा और बड़ी बड़ी डरावनी काली आंखें जो लालिमा लिए हुई थी। दोनों आंखों के बीच बड़ी सी लाल गोल बिंदी। अजीब मन को और मोतियों की बहुत सी माला पहन रखी थी उसने, और अगले ही पल एक झटके से कोमल को धकेलते हुए वो अंदर आ गई और पलटकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो उसके तरफ पलटी। क्यों ढूंढ रही थी मुझे वो औरत? मर्दों जैसी भारी आवाज में बोली। मैं आपको? कोमल बोली। मैं काली, ऊंचा सुनती तू। और कोमल मुंह फाड़े उसे घूरने लगी। लोग जरूर 100% सच बोलते थे उसके बारे में। थी तो वो इंसान ही, लेकिन आम इंसानों से बहुत अलग। उसके पास से अजीब सी ऊर्जा फूटती हुई महसूस हो रही थी। अरे बोलना, काली गुस्सा कर बोली। कोमल ने सिर झुका लिया और मुड़कर अंदर चली गई। काली उसके पीछे आने लगी। वो अपनी बहन के शरीर के पास आकर बैठ गई। कौन है ये? ये तो मर गई, काली उसे घूरते हुए बोली। मेरी बहन है, इसी के वजह से ढूंढ रही थी आपको। और फिर कोमल उसे सारी बातें चली गई। वाह रे कलयुग के रामायण, कितनी सारी सीताएं हैं, उससे भी ज्यादा रावण है, और राम है कि दिखते ही नहीं, काली वितृष्णा से बोली। वैसे मेरी समझ में नहीं आता, ये तेजाब में ऐसा क्या है जो बस छोकरी लोगों की ही चमड़ी जलाता है? हर बार काली उसके बगल में बैठते हुई बोली। कोमल सर उठाकर उसे देखने लगी। क्या मतलब? वो बोली। एक बार बस मर्दों को ये याद दिलाने की जरूरत थी कि चेहरा तो उसके पास भी है, और तेजाब डाला तो वो भी बराबर से जलेगा। मजाल है, फिर किसी की खोपड़ी सटकती, फिर कोई लड़की जलती। चल, तू तो अकेली है, पर बहुत सी छोरियां देखी मैंने सताई हुई। उनके घर में मर्द की जात नहीं होती क्या? मतलब हम भी वही करें जो उन अपराध। वही बोलती मैं, वही करें। और सुन, बदला लेना है तो बदले की तरह ले। ये सही, गलत, अपराधी, ये सब कचरा निकाल दे खोपड़ी से। जब एक बार सामने वाले की तरफ से गलत होने की शुरुआत हो गई, तो अब जो भी होगा गलत ही होगा ना। चुपचाप सहन करना गलत, और बदला लेना, चल मान ले गलत ही सही। कोमल सोचने लगी। क्या सजा क्या है? किसी तेजाब फेंकतू की? पता किया? काली फिर बोली। 10 साल की कैद। और कितनों को हुई ये? जितना मैंने सुना है, ज्यादातर तो बेल पर ही बाहर आ जाते हैं, जबकि लड़कियों को मुफ्त में उम्र कैद। वो अनमिका के जले हुए चेहरे को देखकर बोली। बता, अब समझ में आया, ये टिड्डियों की तरह क्यों बद रहे हैं? अरे, अभी मैं तेरा हाथ काट दूं, सजा के तौर पर मेरे नाखून कटवा दे, तो कल को मैं तेरा दूसरा हाथ काटने न खड़ी हो जाऊंगी। अरे, सही गलत इंसान समझता है इंसान।
जानवरों को बस डराकर काबू किया जा सकता है, समझी? मैं क्या करूं? अनामिका बोली। पहले बता, बदला चाहती है? हाँ, अब बस वही चाहिए और कुछ नहीं, तो तेरा काम हो जाएगा। किसी और का भी तो काम बनाना है मुझे। वो बुदबुदाई। क्या कहा? बताने का समय नहीं है। बोलती हुई वो उठी और अनामिका को एक चादर खींचकर ढक दिया। सुबह से पहले लौटूंगी मैं, और सुन अभी से, बस इसी समय से मुंह सिल ले अपना, सबके लिए। किसी को न बताना कि तेरी बहन मर गई, और मेरे बारे में तो बिल्कुल मुंह बंद। वो चेतावनीपूर्ण लहजे में बोली। कोमल ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद वो लौटी और उसके साथ 3 लोग थे। 2 आदमी जो शायद उसी के लिए काम करते थे, और एक बुढ़िया। कोमल ने देखा वो बहुत ही अजीब सी औरत थी। गोल चेहरे वाली, नाटी और थोड़ी झुकी हुई। उसकी दोनों आंखें असामान्य आकार की थी। उसने प्रश्न सूचक नजरों से काली को देखा। देख, मैं ये नहीं करूंगी, अभी कुछ दिन तो नहीं। पुलिस का पंगा होकर हटा है, पर मौसी काम आएगी तेरे। काली बोली। ये आपकी मौसी है? अरे, ये मेरे जैसे बहुतों की मौसी है। काली बोली, जो कोमल के सिर के ऊपर से गया, पर वो इतना समझ गई कि वो बुढ़िया उससे भी ज्यादा ताकतवर थी, और शायद उसके लिए गुरु का दर्जा रखती थी। उसने चादर उठाकर अनामिका को देखा। घर में कोई कमरा ऐसा है जो थोड़ा अलग, शांत हो, ज्यादा आना जाना न हो वहां। बुढ़िया बोली। वैसे तो यहां बेसमेंट है। अरे मतलब तलघर, कोमल बोली। बुढ़िया के आंखें चमक उठी। कुछ देर बाद, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे उसका अंतिम संस्कार। अरे अब और कितना जलाएगी उसे? बस देखती जा, तू जो चाहती थी वही होगा, बल्कि तेरी बहन खुद अपना बदला लेगी, समझी? काली बोली। वे सारे अब बेसमेंट में थे। काली के साथ आए 2 आदमी फर्श को तोड़ते हुए गड्ढा खोद रहे थे। बुढ़िया वही बैठी रही। वो वैसे भी बहुत कम बोलती थी। कोमल मन मसोस कर चुप रह गई। अनामिका का इस तरह जमीन में दफन होना उसे पसंद तो नहीं आ रहा था, पर यही एकलौता रास्ता था उसके गुनहगारों को सजा देने का। जब गड्ढा पर्याप्त खुद गया तो बुढ़िया अपने जगह से उठी। उसने बुदबुदाते हुए अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उसे अनामिका की लाश की बाई कानी उंगली पर लपेटने लगी। फिर उसने एक काले कपड़े की मांग की। कोमल ले आई। उसने उसका एक रेशा निकालकर अपने मुंह में रख लिया और उस कपड़े से लाश को पूरी तरह लपेट दिया। फिर उसने उन आदमियों से कहा कि उसे दफना दे। यही नहीं, किसी को शक न हो, इसलिए अब जल्द ही उस पर नया प्लस्तर भी करवा दिया जाए। 21 दिन और लगेंगे मुझे, और उसके बाद जैसा चाहो, बुढ़िया कोमल से बोली। कोमल ने सहमति से सिर हिलाया। और इन 21 दिनों में उन तीनों का कोई सामान चाहिए होगा, खासतौर पर उनका कोई जूठा बर्तन। काली वैसे ही थी जैसा उसके बारे में सुन रखा था। उसके अपने नियम थे, सही गलत की अपनी परिभाषा थी। वो जो करती थी उसके पीछे उसका कोई मकसद था। पर मौसी, वो अलग थी। वो बस एक भूखी बिल्ली थी जिसे चूहों का शिकार करने में आनंद आता था। इसलिए काली ने उसे वो सारा मामला सौंप दिया था और वो खुशी खुशी इसके लिए तैयार थी। अब बस उन तीनों हैवानों के किसी जूठे बर्तनों को इकट्ठा करना था मुझे। मुश्किल था, पर हो गया, कोमल बोली। पर मामला उतने पर ही तो नहीं रुकाना कोमल, विवेक ने कहा, जो अब तक मंत्रमुग्ध सा उसकी बातें सुने जा रहा था। कैसे रुकता विवेक? ना तो पहले थे और ना वो आखिरी, कड़वाहट से कोमल बोली। एक शाम मैं यूं ही बीच पर टहल रही थी। सबकी बहुत याद आ रही थी, मम्मी, पापा, दीदी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की एकांत में बैठकर रो रही थी, अकेली। मैं उसके पास गई। मुझे उस पर बहुत तरस आया। उसके पास ना सर छिपाने की जगह थी और ना ही पैसे। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। मैं उसे अपने घर ले आई कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, पर अनहोनी तो हो चुकी थी। वो नफरत से बोली, मतलब
वो लगातार एक एजेंसी का चक्कर लगा रही थी, बहुत से ऑडिशन दे चुकी थी और एक प्रोड्यूसर का सेक्रेटरी अच्छा फायदा उठा रहा था उसका। कहता था कि काम दिलवा देगा, पर हर चीज की कीमत होती है और वो लड़की कई दिनों से बस एक मौका पाने की कीमत चुकाए जा रही थी और वो जानवर बस उसका फायदा उठाए जा रहा था। उसे कभी कोई ब्रेक दिलवाने का तो उसका मूड था ही नहीं। मैंने उसे कहा कि एक बार और वो उसके पास जाए और उसे सब समझा दिया कि क्या करना चाहिए। वो लौटी और एक शराब के गिलास के साथ, और हमने सेक्रेटरी साहब की बकायदा फील करवाया कि वाकई हर चीज की कीमत होती है। इतने दिनों से जो मुफ्त में ही मजे लूट रहे थे ना, अब चुकाओ उसकी कीमत। वो बड़े हिंसक भाव से बोली। फिर क्या? देखा होगा न्यूज में, धीरज कपारी नाम के बंदे ने खुद का सिर माइक्रोवेव में डाल दिया था। ओह हां, वो वही था। ये शुरू तो किया था उस हैवानों के लिए, पर खत्म ही नहीं कर पा रहे थे। एक के बाद एक शैतान मिलते गए। वो लड़की भी अब हमारे साथ होली। उसे एक ठिकाना, सर छिपाने की जगह मिल गई और वो अब हमारी मदद करती। क्या वही मेघा गुप्ता थी? नकली अनामिका, विवेक ने पूछा। हां, कुछ दिन तो हमसे जुड़ी रही। मौसी भी अब उसी घर में रहती और वो उसे दादी बुलाती और बहुत चाहती थी। और हम एक दूसरा फ्लैट लेकर अलग से रहने लगी। नहीं चाहती थी कि मेरा कोई भी संबंध इन सब चीजों से जुड़े, पर मेघा अब ताने लगी थी। इसके अलावा मौसी, मैं और मेघा तो लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, पर उसे बस लोगों की बलि लेने में मजा आता था। हम देखते थे कि पर्स पहुंचाने आया बंदा कैसा है, पर मौसी को इससे मतलब न था। उसे हर चाय के जूठे कपों पर तंत्र प्रयोग करना होता था। ऐसा लग रहा था कि वो ये करना ही चाहती थी। और फिर तुम आए। विवेक ने चौंककर सर उठाया। मुझे नहीं पता कि ये तुम हो, पर तुमसे मिलने के बाद मेघा एकदम से विद्रोही हो उठी। तुम्हें हॉल में बैठा छोड़ वो शायद किचन में आ गई थी और मुझसे खूब बहस की कि इस वाले को जाने दो, ये बंदा शरीफ है। मतलब कि तुम। और विवेक का मन आत्मग्लानि से भर उठा। तो इसका मतलब मेघा ने उसकी जान बचानी चाहिए थी, और वो उसने कब बदलकर उसे ही। पर तब वो कहा जानता था कि वो ठीक ठीक क्या कर रहा है। मुझे अफसोस है उसकी मौत का, वो बोला। मुझे भी। मुझे वो सब बहुत पहले ही बंद कर देना था, पर बात बढ़ती जा रही थी। हर सताई हुई लड़की मुझे मेरी बहन लगती थी और मैं एक और शिकार उछाल देती मौसी की तरफ। और मेरा तरीका तो देखो, वो कुछ भी हो सकता था, पर मैं हमेशा पर्स ही प्लान करती थी। बाद में मेघा से भी वही करवाया, क्योंकि पर्स लौटाने आए लंपटों को मजा चखाने में मुझे खास मजा आता था। सब कुछ यहीं से तो शुरू हुआ था ना। वो तीनों नरक के कीड़े भी तो पर्स लौटाने ही तो आए थे पहली बार। कोमल, तुमने जो कुछ पहले किया वो ठीक था, लेकिन बाद में, अरे बदमाश बदमाश में भी फर्क होता है। वो तीनों तो चले क्रिमिनल्स ही थे, पर मयंक सरीखे लोग, उतना आवारा कौन नहीं आजकल। सबको इतनी भयानक सजा। मौसी पर मेरा जोर नहीं चलता था। वो अड़ जाती थी, घूरते रहती थी कि कब बंदा चाय पीकर जाए और खाली कप पर कब्जा जमा सके। एक दो बार वो जबरदस्ती मेघा ने कुछ लड़कों के जूठे कप या तो साफ कर दी या फिर तोड़ दी। मौसी चिढ़ जाती और धमकाती कि वो चली जाएगी। पता है कोमल, तुम्हारी बहन अभी ये सब नहीं चाहती थी। मैंने बात की थी उससे। क्या? हां, तभी तो वो मुझे अपनी लाश तक लेकर गई, ताकि मैं उसे मुक्त करा सकूं। और वैसे भी कोमल, तुम्हारे बिना बताए भी मैं जानता हूं कि उसके साथ क्या हुआ था। वो सब देखा और महसूस किया था मैंने। शायद दुनिया का एकमात्र हूं मैं जो बिना कुछ खोए हुए भी एसिड की जलन का दर्द जानता हूं। अनामिका गई, उसके गुनहगार भी गए, बहुत से लोग खामो खा भी गए। अब बस करो। खामोशी छा गई। कोमल सिर झुकाए बैठी रही और विवेक उसको कुछ बोलने का इंतजार करता रहा। तुमने मेरी जान बचाई,
वो धीरे से बोली, मैं समझ सकता हूं कि तुमने वो सब जो किया वो किन हालातों में किया। तो अब जाने दो, अब सब ठीक है। विवेक बात बदलता हुआ बोला, मतलब कि तुम पुलिस को? नहीं, जो कुछ भी हुआ वो तुम जानती हो या मैं? कुछ थोड़ा बहुत रोनीत, पर मैं समझा दूंगा। अब इसे यहीं खत्म करो। कोमल सर उठाकर टकटकी लगाए उसे देखने लगी। मर्द के नाम पर अब तक उसने उन 3 हैवानों को देखा था, उन जैसे दूसरों को देखा था, अपने बुज़दिल पिता को देखा था, मौका परस्त कॉलेज के साथी चिराग को देखा था, मयंक जैसे लंपट को देखा था। पर विवेक भी तो था उसके पास। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उसके साथ था। आज जैसे ऊपर वाले ने पिछले दिनों के उसके सारे नुकसानों की भरपाई एक साथ कर दी थी उसके रूप में। कोमल ने नौकरी छोड़कर कहीं दूर चले जाने की बहुत कोशिशें की, पर विवेक ने हर बार उसे रोका। जब अगले महीने उसका जन्मदिन आया तो उसने उसे शादी के लिए वैसे ही प्रपोज किया जैसा उसने पहले से सोच रखा था। कोमल ने बात करने के लिए काली को बहुत तलाशा, पर वो नहीं मिली। मौसी को उसने पहले ही वापस भेज दिया था जब से विवेक ने फ्लैट पर उसे देख लिया था। कल सुबह कोमल और विवेक रजिस्ट्रार के दफ्तर से बाहर निकले। कानूनन वो अब पति पत्नी थे। उनके साथ विवेक का परिवार और कुछ करीबी दोस्त भी थे। उनमें रोनीत और सुयश भी थे, जिनसे अब उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो सभी हंस बोल रहे थे। आज शाम वो उसी खुशी में पार्टी भी करने वाले थे। कोमल को लगता था कि जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, उन सब की वजह से वो कैसे विवेक के साथ सम्मानित तरीके से रह पाए। पर सच तो ये था कि उन सारी घटनाओं की वजह से उनका रिश्ता और भी मजबूती से जुड़ गया था। वो विवेक और अपने बाकी दोस्तों को देखकर खुश हो रही थी, जो बधाइयां देने में जुटे हुए थे। उसे तो एहसास तक नहीं था कि कुछ दूरी पर पार्किंग के पास लगे एक पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा था। वो काली थी। वो कई दिनों से उस पर नजर रखे थी और उसे पता भी न था। पहले उसने यही किया था। अगर उससे मिलना होता तो खुद सामने आती, पहले की ही तरह। उसने कोमल और विवेक से बातें करते, मुस्कुराते देख और बड़बड़ाई, हाँ चल ठीक है, खुश रह। और इस तरह अनामिका आखिरकार उस अंधेरे से आजाद हो गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को कैद कर रखा था। लेकिन इस कहानी ने एक बात जरूर सिखा दी, कभी कभी इंसान को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं होती। समाज की चुप्पी, लोगों की सोच और पीड़ित को ही दोषी ठहराने वाली मानसिकता भी किसी हथियार से कम नहीं होती। तो दोस्तों, यही खत्म होती है हमारी कहानी मौत का पर्स। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही एक और रहस्यमयी कहानी आपके सामने लाई जाए तो अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती,